नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ओवरलैपिंग को समाप्त कर दिया गया है। अब ये ओवरलैपिंग होता क्या है वो इस वीडियो में बताएंगे। किसी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, किस तरीके से ये अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं में प्रभावित करेगा, ये सब सारी बातें करेंगे। तो उसके पहले एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ लोक सेवा आयोग से संबंधित सारे सूचनाओं को आप तक पहुंचाया जाता है। गवर्नमेंट की सूचनाएं हों, चाहे आयोग से संबंधित कुछ वाद विवाद हो कोर्ट में, वो सारी सूचनाएं आप तक दी जाती हैं। उसके अतिरिक्त जीएस करंट अफेयर्स की सीरीज भी यहाँ कंटिन्यू कराई जा रही है। तो चलिए देखते हैं इस मुद्दे को, सारी चीज़ों को जानेंगे वन बाय वन। देखिए, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का एक फैसला है और फैसले के आधार पे जो ओवरलैपिंग है उसको रिमूव किया है यूपीपीएससी में। इसलिए मैं आपको इस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस रफ आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, स्पष्ट रूपों से लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ऐसा कदम उठाया गया है। अब सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ओवरलैपिंग होता क्या है। समापन तो मान लीजिए हो ही गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। देखिए, बहुत लंबे समय से ये चर्चा में रहा है, स्पेशली 2012 के बाद से ओवरलैपिंग का मुद्दा बहुत जो है हाईलाइटेड मुद्दा बना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ओवरलैपिंग होता क्या है दोस्तों? देखिए, ओवरलैपिंग में जैसे परीक्षा के 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। आमतौर पे देखा जाए तो ये दोनों एक ही चरण माने जाते हैं, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। लेकिन फिर भी परिणाम अलग अलग घोषित किए जाते हैं। पहले प्रारंभिक परीक्षा का किया जाएगा, फिर जो लोग एलिजिबल होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, फिर उसके बाद अंतिम परिणाम। इसलिए 3 स्थितियां ऐसी बनती हैं जहां रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए इसे 3 अलग अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी ऐसा आरक्षण से संबंधित किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति जो जिस कैटेगरी में आरक्षण का दावेदार होगा, मान लीजिए कि इन तीनों चरणों में से वो किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ उठाता है, तो सामान्य श्रेणी में उसका चयन नहीं होगा इस पूरे प्रक्रिया के दौरान। अब ये होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक परीक्षा में उसके मार्क्स जो हैं उसके रिजर्वेशन कैटेगरी से बहुत ज़्यादा हैं और जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को क्रॉस करते हैं और उसका सिलेक्शन जनरल में हो गया। मान लीजिए मेंस एग्ज़ाम में उसने कम स्कोर किया और कम स्कोर होने की वजह से उसे रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना रहा और उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। इस स्थिति में क्या होगा, जब वो एक बार अपने कैटेगरी में रिजर्वेशन का लाभ उठा लेगा तो उसके बाद उसका ऐसा नहीं होगा कि दोबारा जो रिजल्ट जारी होगा, हो सकता है इंटरव्यू में उसको अच्छा नंबर मिल जाए उस व्यक्ति को और अंतिम चरण में वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को टच करने लगे, तो वो जनरल में नहीं काउंट होगा। वो हमेशा उसी कैटेगरी में उसका परिणाम दर्शाया जाएगा जिस कैटेगरी से संबंधित रिजर्वेशन का लाभ उस व्यक्ति ने लिया है। कई बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा के कई चरणों में ऐसी स्थितियां बनी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ये कोई एक दो बार या ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर केस में हो, ये मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि परीक्षा के किन्हीं न किन्हीं चरण में व्यक्ति रिजर्वेशन का लाभ उठाता है और हो सकता है उसके अगले चरण में उसका जो मार्क्स हो वो इतना ऊपर हो जाए कि वो जनरल के कट ऑफ को टच करने लगे या उसको क्रॉस कर जाए। तो पहले ऐसी स्थिति में होता था कि उनको जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई दिखा दिया जाता था और जनरल कैटेगरी की जो सीटें उनको प्राप्त होती थी उसके कारण उनकी कैटेगरी का एक सीट जो होता था वो नीचे वाले किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता था। अब स्थितियां जो होंगी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अब जो स्थिति होगी वो किस तरीके की होगी। देखिए, जनरल कैटेगरी में आपको पता है 50% अनारक्षित सीटें होती हैं जो किसी वर्ग के लिए नहीं होता, जिसे साधारण तौर पे अनरिजर्व कैटेगरी या सामान्य श्रेणी की सीटें कही जाती हैं। अब ये सामान्य श्रेणी जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में वही लोग क्वालिफाई करेंगे सामान्य श्रेणी में
जो लोग बिना किसी भी रिजर्वेशन का लाभ लिए वहाँ तक पहुँचे हैं। जो पूरे प्रक्रिया में एक बार भी ले लेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सामान्य वर्ग में उस पूरी प्रक्रिया के दौरान। देखिए, कई लोगों के मन में ऐसा भी प्रश्न है, कई लोग मुझसे फ़ोन पे पूछे कि ऐसी स्थिति बनेगी कि अगर मैंने एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लिया तो हो सकता है कि अगली परीक्षा मैं दूं और उसमें मुझे जनरल में क्वालिफाई होने की स्थिति हो तो ना कराया जाए। तो मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल भ्रामक है। आप मान लीजिए 2020 का प्री दे रहे हैं तो 2020 के पूरे प्रक्रिया में आप अगर रिजर्वेशन का फ़ायदा कहीं से उठा रहे हैं तब आप जनरल में क्वालिफाई नहीं होंगे। लेकिन यदि आप 2021 का फॉर्म दोबारा फिल कर रहे हैं तो उस स्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसमें आप हो सकता है कि जनरल में क्वालिफाई हों और वो प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे और अंततः आप किसी भी रिजर्वेशन की श्रेणी से संबंध रखते हुए भी सामान्य श्रेणी में क्वालिफाई हो जाए। तो ये स्थिति है, इसको आप दिमाग से बाहर निकाल लें। जो जिन लोगों को इस तरीके का कन्फ्यूजन था उनको मैं बता रहा हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा या किसी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। देखिए, एक सिस्टम जो है उस सिस्टम को फ़ायदा होगा। चूँकि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये अनारक्षित वर्ग है। आप जिस समय बात योग्यता की करेंगे और एफिशिएंसी की बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग क्वालिफाई करेंगे जो इसके कट ऑफ के दायरे को फुलफ़िल करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ योग्यता को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज जो फ्लैक्चुएशन होता था ओवरलैपिंग से, उससे किसको फ़ायदा होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता था कि ओवरलैपिंग के वजह से सामान्य श्रेणी में या तो कट ऑफ जो है इंक्रीज कर जाता था। कट ऑफ इंक्रीज करना बहुत मैटर नहीं करता क्योंकि सामान्य श्रेणी का ही इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए कोई प्री या मेंस में रिजर्वेशन का लाभ लिया हुआ व्यक्ति है और वो अंततः जो है एग्ज़ाम के अंतिम चरण में फाइनल रिजल्ट में वो क्वालिफाई कर जाता है जनरल में, तो उससे जनरल की सीटों से संबंधित एक घाटा ये होता था कि उसका कैटेगरी में तो एक सीट बच जाता था और जनरल में वो यूटिलाइज हो जाता था। चूँकि अब जो सिस्टम बन रहा है उसमें अगर आप इन दोनों चरणों में या किसी भी चरण में आप किसी तरीके का रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिए हैं, तभी अंतिम परिणाम में आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे आप सामान्य श्रेणी कहते हैं, उसमें क्वालिफाई करेंगे। काफ़ी लंबे समय से ये एक द्वंद्व का विषय रहा है। काफ़ी लंबे समय से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाया, काफ़ी संघर्ष रहा। चूँकि ये जो है हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो आपको पता ही होगा, आप समझ सकते हैं कि ये लोगों के अंदर इसके को लेके काफ़ी निगेटिविटी थी। निगेटिविटी खैर स्वाभाविक भी है। जब एक बार किसी चरण में कोई रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है तो उसको उस रिजर्वेशन के लाभ के तहत ही आगे बढ़ाना चाहिए। चूँकि कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है उसको कई तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि वो जो 50% अनरिजर्व है वहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो कंपटीशन के नेचर पे होगा, वहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम किसी का नहीं होगा। देखिए, वो 50% ऐसी सीटें होती हैं जिस पे किसी भी वर्ग या किसी भी धर्म या किसी भी जात या किसी भी समुदाय संप्रदाय का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो योग्यता होगी व्यक्ति की वही काम करेगी। अब ये आगामी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को किस तरीके से प्रभावित करेगा। देखिए, मुद्दा फिर वही है। एक बार फिर से सारी प्रक्रियाओं को रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ कि ओवरलैपिंग के वजह से जो 50% अनरिजर्व सीटें थी उसमें जो हस्तक्षेप होता था वो अब समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे नज़रिए से आप देखेंगे तो आरंभिक चरण में जो ओवरलैपिंग था वो इस क्राइटेरिया को भी डिस्टर्ब कर रहा था, जो कि 50% अनरिजर्व होना चाहिए था। कई बार जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं और 100 सीटों में से 50 अनरिजर्व है जो किसी के लिए आरक्षित नहीं है, सामान्य वर्ग की है, उसमें 10 ओवरलैप अगर कर दिया गया तो
आप परसेंट में काउंट करेंगे तो 40 सीटें जिनको 40% ही प्राप्ति होगी अनरिजर्व की। तो इस तरीके से जो अनारक्षित वर्ग है, जो इस कंपटीशन को सबसे उच्च स्तर पे कम्पीट करता है, उन लोगों के लिए अच्छी बात यह है, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी धर्म के, किसी समुदाय के, किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, अगर वो सामान्य में कम्पीट करते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि उनको 50% पूरा प्राप्त हो रहा है काम करने के लिए। जहां वो मेहनत करेंगे तो उनको परिणाम पूरे तरीके से मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं दी गई सूचनाओं से आप सभी कुछ समझ पाए होंगे। मैंने सब कुछ अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। एक बार फिर से आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।